पे वो बहुत रिलैक्स था, उसका चेहरा बिल्कुल मुतमईन था। उसने बोला और सवाल क्यों? बिल्कुल रिलैक्स। पहली चीज स्माइली फेस। दूसरी चीज, जो आपसे सवालात पूछा जाए आपके पास आपका डायरी पेन जरूर होना चाहिए, चाहे आप 24 आवर फॉलो पे या बाद में सवाल हो। पहला सवाल उसने पूछा, कंपनी भाग जाएगी? कैसे भागेगी? पागल हो गए यार, 5 साल से नहीं भागी, अब क्यों भाग जाएगी? ये नहीं करना। उसने आपसे पहला सवाल पूछा, आपने मुस्कुरा के बोला यार जबरदस्त क्वेश्चन है। उसके क्वेश्चन के लिए मुस्कुराते हुए उसको अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट क्यों करें? कि उसको ये ना लगे आपके दोस्त को यार मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसको अप्रिशिएट करें कि यार बहुत अच्छा सवाल है, मैं भी आया था तो मैं भी कंफ्यूज था कि यार कंपनी भाग गई तो मेरे तो पैसे डूब जाएंगे। ये बात कह के आपने उसको अप्रिशिएट किया, उसका सवाल को लिखा। आपने उससे बोला और कोई सवाल? उसने बोला यार कहीं से मुझे लग रहा है कि काम में थोड़ा सा हराम या हलाल का फैक्टर है, ये अगर मुझे क्लियर हो जाए तो। आपने उसका सवाल बोला और कोई सवाल? इस तरह करते करते उसने आपको 5-6 सवाल बता दिए, आपने सारे सवाल लिख लिए। अब आप उन 6 सवालों में ये रियलाइज करो कि आप कौन से सवाल का सबसे अच्छा जवाब दे सकते हैं। आपने पहला वो सवाल उठाना है जिसका जवाब आप समझते हो मैं बहुत मुतमईन जवाब दे सकता हूँ। वो सवाल का जवाब आपने उठाया और आपने उसको कहा मुस्कुराते हुए, चलो यार पहले तुम्हारे इस सवाल का बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अमूमन इस चीज़ को बहुत कंसिडर करते हैं लोग। वो सवाल पे आपने उसके साथ बात स्टार्ट करनी। अब देखें तीसरी चीज़, मुस्कुराहट हो गई, लिख लिया। तीसरी चीज़, सवाल पे सवाल। सवाल पे सवाल क्या होता है कि भाई उसने आपसे पूछा कि यार कहीं से मुझे इस काम में थोड़ा सा ऐसे मामला लग रहे कि यार ये काम हराम ना हो या जायज़ तरीके से है कि नहीं, तो आपने उसी से ये बात पूछ ली। अब देखिए सवाल क्या किया आपने, उससे पूछा अच्छा यार चलो एक बात बताओ मुझे, किसी भी काम को करने के लिए वो कौन सी शराइत है जो उसको जायज़ या नाजायज़ करती है, हराम या हलाल करती है? तुम मुझे बताओ, ताकि अगर हम इस बिजनेस में देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो इस बिजनेस में हराम या हलाल हो रही है। आपने उसके साथ इस बात को क्लियर कर दिया। अब क्या ख्याल है, वो आपको बताएगा उसकी शराइत? वो कहेगा यार, क्योंकि असल में हमें पता कुछ खुद नहीं होता, लेकिन क्यों हमारे दोस्तों ने हमसे सवालात कर लिए होते, बेटा ये तो हराम है, तो किन चक्करों में पड़ गया, तो वो सिर्फ उस बात को लेते हुए आपसे सवाल कर रहा होता है। और याद रखिएगा आपके प्रॉस्पेक्ट के जो सवाल हैं वो उसके अपने काम होते हैं, वो कल से लेके आज तक जिन जिनसे मिला होता है ना, आपको बताता नहीं मैं मिला नहीं है, लेकिन ये उनके सवालात पूछ रहा होता है आपसे। अब इसके बाद जब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, जब आप आएंगे सवाल के जवाब के ऊपर, किस तरह से कि आपको पहले अपना आपने पूरा अंदाज शो कर दिया स्माइली फेस के साथ, और फिर आपने जवाब देना है कॉन्फिडेंस के साथ। पहला सवाल आता है मेरे पास, मेरा दोस्त पूछता है, अब ये आपने लिखे हुए, मैं एक एक करके सवालों के जवाब दूंगा। सर आपने प्रेजेंटेशन के बाद आप कह रहे हैं कि 0 इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 6020 रुपये की मैं इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूँ। मैं इसको डेमो के अंदाज में करता हूँ। ये मेरा दोस्त है, ये मुझसे सवाल पूछ रहा है, ताकि फेस एक्सप्रेशन भी देखें और किस तरह से जवाब देना है इसको भी देखें। 6020 रुपये की इन्वेस्टमेंट तो है ही है, और आप कह रहे हो 0 इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, क्या होता है? 6020 रुपये इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि माशाल्लाह सवाल आपने इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, समझदार आदमी है माशाल्लाह। आज आपके साथ थोड़े से इन्वेस्टमेंट में भी डिस्कस करते हैं। सुबह आप निकले होंगे, राशन वाशन लेके आए होंगे आज जाके, और डबल रोटी भी लेके आए होंगे बेकरी से। इन्वेस्टमेंट करी थी बेकरी में, परचेजिंग की थी, खरीदा था ना, तो आपने क्यों नहीं आके बोल दिया मैंने अब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करी आज 100 रुपये की, और मैंने राशन लिया डायमंड से जाके 2000 रुपये की, माशाल्लाह मेरी डायमंड पे भी इन्वेस्टमेंट लगी। तो मुझे ऑफर थोड़ी की थी कि आप मेरे साथ बिजनेस करें, आप ऑफर करें। अच्छा चलिए ऑफर की बात कर लेते हैं। कभी आपके पास एक ऑफर आती, क्यूबे वाले ने कनेक्शन ऑफर किया, 1200 रुपये का प्रमोशनल दे रहे हैं वो आपसे, आप जाके क्यूबे से 1200 रुपये का प्रमोशनल उसके कहने पे वो खरीद लेते हैं, तो क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। एक प्रपोजल तो आपको कोई भी शख्स देता है ना, एहबाब स्वीट ने भी इतनी बड़ी प्रमोशन माल लगाई हुई है, गुलाब जामुन ले लो, मिठाई ले लो, मुझे पता है बहुत पसंद है आपको तो आप जाते हो वहाँ से, लेकिन आप कभी भी ये नहीं कहते कि मैंने इन्वेस्टमेंट करी, आप परचेजिंग करते हो। सेम इस तरह इस बिजनेस में 6000 रुपये जो आपने पहली बार दिए, मैंने आपके साथ प्रेजेंटेशन के बाद एक चीज़ डिस्कस करी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट होता है जब भी मैंने अपने दोस्त को आपको मशवरा दिया और वो मशवरा ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो गया। मैंने आपको बोला फलाने पार्क में चले जाओ,
بہت اچھا فیملی انوائرمنٹ ہے, فوڈ بھی بہت اچھا ہے, بچوں کے ساتھ جانا, بچوں کے لیے پلے ایریا الگ ہے, آپ وہاں گئے, آپ نے وہاں جا کے وہ ساری سروسز اویل کری, پیسہ دیا, اور اگلے دن آپ نے فون کر کے بتایا زبردست پارک تھا, بہت مزہ آیا, پوری فیملی نے بہت انجوائے کیا. میں نے تو صرف آپ کو مشورہ دیا, اس کی اگینسٹ میں ایک ٹرانزیکشن پرفارم ہوئی اور وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہو گئی. سیم اسی طرح آج میں نے بھی تو آپ کو ایک مشورہ دیا کہ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ اس طرح سے ہو رہی ہے, لیکن وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جو بچپن سے آج تک آپ کرتے آئے اس سے آپ کو کچھ پیسے نہیں ملے. آج یہ کمپنی صرف آپ سے یہی کہہ رہی ہے وہی کام میرے لیے کرو, سیکھتے اور سمجھتے ہوئے مجھ سے پیسے لے لو. سمپل سی بات اس میں کہی, انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, بیسیکلی آپ پرچیزنگ نہیں کر رہے ہو. کمپنی آپ کو مطلب کی چیز دے کے حساب کتاب زیرو کر دیتی ہے, اور ساتھ میں ایک بزنس اپرچونیٹی دیتی ہے. بہت سے لوگ اس کو اویل کرتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں کرتے. یہ تو آپ کا فیصلہ ہوگا آپ کو بزنس لینا ہے یا نہیں لینا. تو میرا ایک اور سوال ہے کہ اگر میرا اکاؤنٹ کسی وجہ سے بند ہو گیا یا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے, آپ بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کو میں کراچی میں ہی رہتا ہوں, پاکستانی جاتے ہوئے تو بھائی کراچی میں آ گیا, افغانستان میں تو نہیں رہتے. پھر آئی فون لینے آ گئے تو میں کیا کروں گا ان کے لیے؟ دیکھیں آپ نے پہلا سوال کیا, دیکھیں یہ سوال کر رہے ہیں, ہر سوال میں مسکراہٹ کے ساتھ جواب, اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا کبھی بھی جواب دیتے ہوئے اس سے لڑیں نہیں. بالکل ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بھی بحث کر رہا ہے آپ بھی بحث کر رہے ہو. اگر وہ آپ کے ساتھ آرگیومنٹ کرے نا شخص, آپ چپ ہو جائیں, پوری اس کی بات سننے دو کہ وہ کیا اس کی پرابلم کو ڈائگنوز کریں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, کیا مسئلہ چل رہا ہے اس شخص کا. آپ نے بولا کہ سر میرا اکاؤنٹ ایکسپائر نہ ہو جائے, میرا اکاؤنٹ ایکسپائر نہ ہو جائے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ ایکسپائر نہ ہو جائے. دیکھیے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں خود بھی پڑھ چکا ہوں اور میں آپ کو بھی پڑھوا دوں گا جو ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اکاؤنٹ آپ کو ایک چھوٹی سی پرچیزنگ کے اگینسٹ لائف ٹائم فری ملا ہے. یہ ایک گفٹ ہے, اور گفٹ کی نہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے نہ کوئی ممبرشپ فیس ہوتی ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے پہلی بار جو اماؤنٹ پے کری تھی اس کے بعد آج تک کوئی اماؤنٹ پے کری ہو, اور میرا اکاؤنٹ ورکنگ کر رہا ہے. ماشاء اللہ کامران بھائی 8 سال سے اپنا اکاؤنٹ آپریٹ کر رہے ہیں, وہ بھی آج تک کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ سے جی ایم آئی کو کچھ نہیں دیا جو پہلی بار دیا. اور آج میں صرف جی ایم آئی کو کیا دیتا ہوں, اپنی ایفرٹ دیتا ہوں, اپنی وہ رسپانسبلٹیز دیتا ہوں جو جی ایم آئی میں بزنس میں آنے کے بعد مجھے محسوس ہوئی کہ مجھے اس بزنس میں دینی ہے. بس جس سے کوئی پیسہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ نے بولی کہ اگر بہت بار تھا کہ اللہ نہ کرے جب میں دنیا سے روانہ ہوتا ہوں اس کے بعد میرے گھر والوں کو اس اکاؤنٹ کا کوئی بینیفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا, یا یہ ضائع ہو جائے گا. تو آپ یہ بات جن کو نہیں پتا ویب سائٹ پہ چیک کریں. کمپنی نے آپ کو 5 لوگوں کو ورثہ لکھنے کا, جس کو ہم کہتے ہیں نامینی, ورثہ لکھنے کا آپشن دیا ہے کہ آپ اپنے بعد 5 لوگوں کو کہ بھائی میری والدہ کو میری ٹوٹل ارننگ کا 20% ملنا چاہیے, میری بہن کو 10% ملنا چاہیے, میرے بیٹے کو اتنا ملنا چاہیے. آپ پرسنٹیج کے حساب سے 5 لوگوں کو ورثہ دے سکتے ہیں میکسیمم. اور اگر آپ صرف ایک کو دینا چاہیں کہ میں اپنی والدہ کو ورثہ لکھنا چاہتا ہوں, آپ 100% جو بھی نامنی ہے ان کو کر کے, اور اس کے بعد جتنی بھی آپ کی ورکنگ کی ارننگس آتی ہیں اس کے اگینسٹ میں انہیں پیسے ملتے رہیں گے. اچھا, یہاں یہ ایک چیز میں ضرور بتا دوں کہ اس پر ماشاء اللہ سے آپ لوگوں میں سے بہت سارے تو سبھی سائن اپ ہوئے, تو آپ لوگ تو پروڈکٹ کے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں. جو پارشل سائن اپ ہوئے تھے یعنی کہ جنہوں نے پروڈکٹ کے بغیر لیا تھا $60 کے اوپر, وہ کتنے ہیں؟ جیسا یہاں تو سارے کے سارے کام کرنے والے ان کے اوپر تو اپلائی نہیں ہوتا. میں تھوڑی سی نالج میں اضافہ کر دوں, یہ ویسا سوال آپ نے جواب دینا نہیں ہے, لیکن یہ نالج میں اضافہ کر دوں. وہ لوگ جو پارشل پہ سائن اپ ہوئے تھے, آج سے پارشل کا بھی 1 سال پہلے کی کہانی تھی, اس سے پہلے اگر کوئی سائن اپ ہوا تھا, وہ شخص جو پارشل پہ سائن اپ ہوا اس کے بعد $60 کے جی سی ویز میں پڑے رہے, اور سائن اپ کے بعد اس نے ایک دفعہ بھی اپنا اکاؤنٹ نہیں کھولا, نہ کوئی ٹرانزیکشن کری ہے, مطلب کھولا ہی نہیں, بس کھول کے چھوڑ گیا, بھول گیا. تو 10 سال تک اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو تب جا کر اس کا جو ہے نا اکاؤنٹ ایکسپائر ہو جاتا. ایکسپائر سے مراد ختم ہو جاتا ہے, اس کے جو $60 جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں, ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن ماشاء اللہ سے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماشاء اللہ جو کام نہ کرے وہ ایک دفعہ کھول کے ضرور دیکھتے ہیں کچھ آیا نہیں آیا, ہو سکتا ہے ساتھ ہی کچھ آ جائے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ نے کام سمجھایا ہے, کام بہت اچھا ہے, لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ کہ اس میں بندے گھیرنے ہیں, اور بندے میں گھیر نہیں سکتا, اور بہت ہی فضول کام لگتا ہے مجھے بندے گھیرنا. یہ جو آپ کام کیے جا رہے ہیں اس سے بہت بندے گھیر رہے ہیں آپ, بندے گھیرنے سے. کتنے لوگوں کو یہ پرابلم فیس کرنے کو ملتی ہے کہ یار
माशाल्लाह भाई लाइन लगी हुई है, हाथ ही हाथ उठ गया। सर मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था कि हर सवाल पे सवाल होता है। मैं उन्हीं लोगों से जिन्होंने हाथ उठाया है उनसे एक सवाल ये करूंगा, भाई मुझे दुनिया का एक काम बता दो, एक आप बताओगे खुद कि सर ये काम है जिसके अंदर बंदे नहीं घेरे जाते, बता दें आप। ओपन चैलेंज, बताओ एक काम। जल्दी भाई, टाइम शॉर्ट है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दिया करिए, बहुत सारा हो जाएगा। चलो ऑटो जल्दी बताएं, कोई एक काम जिसमें बंदे नहीं घेरे जाते। सर मैं आपको आज एक काम बताता हूँ इसमें बंदे नहीं घेरे जाते और काम भी चलता है, बताएं। फिर मैं मिसाल देता हूँ, भाई बैंक में नौकरी करता हूँ, 3 बजते हैं, मैनेजर बोलता है बेटा चाय पी ली, जाओ यार अकाउंट्स लेके आओ। सर गर्मी बहुत है बाहर, गर्मी है तो बेटा क्या करें, टारगेट तो पूरा करना है। अब हालांकि बैंक की नौकरी है लेकिन सबकी ड्यूटीज है कि जाना है और वहाँ से अकाउंट कैप्चर करने, चाहे अल्फला की 10 बुराइयाँ करो, बांग्लादेश की बुराइयाँ करो, कुछ भी करो, हमें अकाउंट चाहिए, अपने प्रोडक्ट की परसेंटेज बताओ, कुछ भी करो, ये सारे मामला। और किसी तरफ आ जाते हैं, आपके दुकान मोहल्ले में 2 दूध वालों की दुकानें, आप एक ही दुकान से हमेशा दूध लेते हो, दूसरा वाला हमेशा देखता रहता है यार कि वहाँ 2 शॉपर पकड़ के ले जाता है, क्या एक दिन वो आपको अप्रोच नहीं करेगा? वो आएगा, बोलेगा सर कभी हमारा भी दूध ट्राई करें। आप देखें इंशाल्लाह, आप कहेंगे दही ऐसी मीठी होती है, यूँ होता है, वैसा होता है, वो आपको लाख अच्छाइयाँ बता के कहेगा एक बार ट्राई तो करें। सर उसमें क्या बंदा नहीं घेरा? उसमें बंदा घेरा है। और थोड़ी देर पहले भी मैंने एक मिसाल दी थी बंदे घेरने की। वो आते हैं हमारे मोहल्ले में 8-10 होते हैं, फटाफट दरवाज़ा बंद कर, अम्मी को बोल दिया दरवाज़ा नॉक होगा, मना कर देना, कोई भी नहीं है, समझ गए ना सब? तो सर ये तो सोचिए डाल देते भी नाम ले लेते, ये सारा भाई जैसे होते हैं माशाल्लाह और आते हैं और तो सब हाथ बांध के इस तरह खड़े होकर आपको बुलाते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। अब आप ये देखें कि असल में हम उनको भी क्या कहते हैं, आ गए घेरने, यही बोलते हैं, हमारी सोच यही कहती है घेरने। मेरे भाई एक बात बताओ, शख्स का वो जो 10-12 लोग आए उनका मकसद सोचो, वो तुम्हें क्यों घेरने आए हैं? उनका मकसद बड़ा इंपॉर्टेंट है घेरने का। उनका मकसद ये है कि हमें अपना तो हम जवाब दे देंगे कि हाँ हम नमाज पढ़ते थे, लेकिन हमसे फिर दूसरा सवाल होगा तुम्हारे मोहल्ले का ये शख्स नमाज नहीं पढ़ता था, तुमने उसको एक बार भी बोला था आने को क्या हो नमाज पढ़ने? नहीं, तो बस तुम भी कसूरवार हो। तो वो आते हैं अपना मकसद पूरा करने के मैं एटलीस्ट इस शख्स को कह दूँ, बता दूँ, करना न करना इसकी अपनी मर्जी है। किसी शख्स को वो कभी भी ना जंजीरों से बांध के मस्जिद नहीं ले जाते, वो सिर्फ अपना मकसद पूरा करते हैं ताकि अल्लाह ने चाहा तो उस शख्स में भी अवेयरनेस आ गई, कल उसने एक भी नमाज पढ़ ली तो हमें उसका सवाब मिलेगा। सेम इसी तरह से देखिए बंदे घेरने की बात मैं कहता हूँ, वाकई में कोई शख्स आपसे पूछे ना ये बंदे घेरने का काम है, उसको बोलो अल्हम्दुलिल्लाह बंदे घेरने का काम है। उसको बोलो ये तो देखो बेटा कि बंदा घेर किस लिए रहे हैं, तुम्हारे घर में रोजी रोटी जो चूल्हे जलने के मसले हैं उसलिए तुम्हें घेरा जा रहा है। मुझे बताओ ना, इस साकिब को भी मैंने घेरा था इसी बिजनेस में, अयाज को भी मैंने घेरा था, और यहाँ पे बहुत सारे चेहरे बैठे जिनको कसम से मैंने घेरा था। घेरने के बाद मैंने छोड़ा कब है उन्हें कि मैंने 6000 की एंट्री लगाई, उसके बाद बोला बेटा बस करो जो करना है खुद करो, मुझे नहीं पता। यार हम तो उन सब लोगों से यही बोलते हैं कि भाई हाथ पकड़ के चलेंगे, काम सिखाएंगे, और फिर जब उस शख्स का GMS होता है तो हमें कितनी कोशिश है कि चलो यार टीम के, अभी माशाल्लाह हमारी मोबाइल प्रमोशन में हमारी टीम में से 12 लड़कों के या 13 लड़कों के मोबाइल आए। तो सर क्या हमारे लिए एक यही खुशी काफ़ी है कि मेरा अपना मोबाइल आया? ये खुशी कुछ नहीं होती है। जब आपके लोगों की अचीवमेंट होती है तो फिर आप कहते हो कि नहीं यार बाकी में ये सिस्टम प्रूफ है। तो यार आप सिर्फ आज के बाद ये चीज़ उसको रियलाइज़ करवाओ, आप यकीनन घेर रहे हो, आप घेर किस लिए रहे हो ये देखो, मकसद को समझो। दुकानदार भी अगर दूध वाला आपको कह रहा है वो प्रूफ करना चाह रहा होगा मेरी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ट्राई तो करो। वो अगर मैं बाजार में जाता हूँ और उन्हें अपनी बैंक की खसूसियत बताता हूँ तो मैं इनको ये कहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट ये अच्छी है, आप डेबिट कार्ड यूज़ करो, 5 लाख का इंश्योरेंस दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? वो मेरी प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो हम किसी भी शख्स को जब घेरते हैं, और ये भी याद रखना कि भाई बंदा घिरता जब है जब उसको कुछ नज़र आता है, वो हमारे चेहरे पे कभी नहीं आता कि चल यार तू कह रहा है, उसको भी जब नज़र आता है कि वाकई में कुछ बेहतर है तो वो शख्स कहता है कि हाँ यार मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ। तो बंदे घेरना, बोलो घेर रहा हूँ यार, डरते क्यों है इस सवाल से? अल्हम्दुलिल्लाह घेर रहा हूँ यार तुझे, इसलिए घेर रहा हूँ कि कल को तू कामयाब हो जाएगा तो डॉलर तो कसम खुदा की एक भी नहीं देगा, लेकिन सिर्फ दुआएं देगा। जी सर।
اور کسی کا بھی کوئی سوال میری بات اینڈ ہونے کے بعد ہو تو وہ ہاتھ ریز کر کے امیڈیٹ کلیئر بھی کر لیجیے سر. میرے دوست نے بولا تھا کہ یار میں جو کام کرتا ہوں اس میں مجھے تو نہیں گرنا پڑتا, میرے آفس والے گرتے تو گرتے, میں تو نہیں گرتا. لیکن تمہارے کام میں تم گھیر رہے ہو اور جو بھی اس میں آئے گا وہ گھیرے گا. لیکن گھیرنے کام میں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اس کام میں. میرے کام جو میں آفس میں کرتا ہوں اس میں مجھے گھیرنا نہیں پڑتا, تو میں آفس میں کرتا ہوں. تو اس نے یہ کہا کہ یعنی مجھے گھیرنا گھارنا آتا بھی نہیں ہے اور میں کر بھی نہیں سکتا, تو آفس والے کرتے ہیں, آپ اپنی کنٹری والے نہیں کرتے. کوئی ایسی شرط ہے کہیں ایسا لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں 100% لوگ جو ہے EMI کا بزنس کریں گے؟ ہمیں تو سکھایا یہی جاتا ہے کہ 100% میں سے ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے 1%, اور 16 کروڑ یا 18 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان, اس کا 1% کتنا ہے 18 لاکھ. ہمیں صرف ابھی 18 لاکھ لوگوں کو اپروچ کرنی ہے. 18 لاکھ میں سے سائن اپ کتنے ہوئے 2.5 لاکھ. ابھی مارکیٹ بہت ہے یار, چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ یہ باتیں پتہ ہے آپ سے کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ آپ کو اگنور کرنا چاہ رہا ہے. کل انشاءاللہ جب آپ کی ارننگ شروع ہو جائیں گے, آپ اپنے سسٹم کی اپنی ٹیم کے بارے میں سارے بینیفٹس بتاؤ گے, تو وہ پتہ ہے آپ سے کیا کہے گا؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ اب مجھے گھیرنا آ گیا, بولے گا میں تمہارے ساتھ شروع کر کے دیکھتا ہوں, سر میں بھی کام کرتا ہوں. تو کچھ لوگوں کو تھوڑا سا اچیومنٹ کو دکھانے کے لیے چھوڑ دیں اور ان کو ٹارگیٹ رکھیں کہ یار اس بندے کو میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے. تو آپ ایک شخص کے جواب ایسے دے دینے سے 9 لوگوں کے لیے پازیٹیو کو نیگیٹو نہیں ہو جایا کریں کہ یار اس نے مجھے ایسا جواب دے دیا. تو وہ جان باقی میں اچھا ہوا تم نے پہلے بتا دیا, اب مجھے پتا چلا میں نے تو یہ غلط کیا, تو اس کو کر بھی نہیں سکتا. تو آفس جا, صبح سے شام کام کر, 12,000 تنخواہ دے, گھر آرام سے ٹی وی دیکھ, سوچ تیرا کیا نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے سر. اور تو نیکسٹ سوال میرا یہ, جو آپ نے پروجیکشن مجھے بتائی تھی, پہلے مہینے میں 2, دوسرے مہینے میں 4, 12ویں مہینے تک 4096 کر لیا آپ نے. اچھا, کمپنی کو کام کرتے ہوئے کتنے سال ہوتے ہیں دنیا میں؟ 12 سال. اگر میں نے یہ پروجیکشن کو دیکھا, اگر 4 سال اگر میں پاکستان میں رہتے ہوئے کام کروں تو پورا پاکستان سائن اپ ہو جائے گا, اور 10 سال اگر میں GMI میں کر لوں تو پوری دنیا سائن اپ ہو جائے گی. سب سائن اپ ہو جائیں گے, پھر میں کیا کروں گا؟ اس میں آپ کے 2 سوالات ہیں. اس میں ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پروجیکشن کے حوالے سے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو جی 4 سال میں تو سارا پاکستان سائن اپ ہو جائے, اور 10 سال میں تو جا کے جس کو ہم کہتے ہیں سیچوریشن, کہ بھائی بندے ہی ختم ہو جائیں گے. ہم جس کے پاس جائیں گے یار ایک ایسا بھی وقت آ جائے گا, اس کے پاس کیا ہے ہاتھ دلا ہے یار ایک کام, جی بھائی جاؤ, یہ وقت نہیں آ سکتا ہے. تو پھر کیا کریں, بندے ہی مک گئے, کہاں سے لبے بندوں کے؟ اب تو بندے نہیں ہے سر, اب آپ بتاؤ. میں تو جس بندے کے پاس جاتا ہوں کہتا میں GMI کر رہا ہوں. تو یار وہ وقت آنے میں ابھی دیر ہے. اس کا بھی جواب یہ ہے سمپل سا, آپ اس کو بولیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ بھائی لوگ ختم ہو جائیں گے, میں کن لوگوں پہ مارکیٹ میں کام کروں گا, تو بھائی ایک سمپل سی بات بتاؤ کہ پچھلے سال کتنے سارے بچے میٹرک کے ایگزام میں بیٹھے تھے نہیں بیٹھے تھے, سوچ رہے جیسے پتہ نہیں بیٹھے تھے بیٹھے تھے بھائی بیٹھے تھے. تو کیا حکومت پاکستان نے بولا اس سال میٹرک بہت سارے لوگ بیٹھ چکے ہیں, کامیاب ہو چکے ہیں, فیل ہو چکے ہیں, اب اگلے 10 سال کوئی میٹرک کا ایگزام نہیں دے گا, ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بھائی 9 کلاس سے ایک بیچ آ رہا تھا, تو آپ لوگ کہیں گے یار یہ تو کوئی بات نہیں, 9 والے آ رہے تھے وہ میٹرک میں بیٹھ گئے. اب ان کی بات کر لیتے ہیں جو اسکول میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں. اسکول میں ایڈمیشن میں کیا بولا جا رہا ہوتا ہے کہ یار آج ہم نے سارے ایڈمیشن کر لیے, اب اگلے 10 سال تک کوئی بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوگا. ہر سال نئے بچوں کے ایڈمیشن ہو رہے ہوتے ہیں اسکول میں. دیکھیں آج کسی شخص کی ضرورت GMI ہے, کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر شخص کو کہیں گے اور ہر شخص GMI کرے گا, یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, اور اس نظام کو بھی تو بھائی چلانا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ بسیں بھی تو چلانی ہے, کسی شخص کے نیچے آئس کریم بھی تو بیچنی ہے, کسی نے بیکری بھی تو لگانی ہے, اور ٹھیلے پہ نیچے اکثر چاٹ والے کے پاس بڑا رش ہوتا ہے, اس نے کیوں نہیں آ کے اوپر GMI کی کلاسز میں وہ کیوں چاٹ بیچ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے, اس نظام کے مطابق ہر شخص یہ کام نہیں کرے گا. لیکن جتنے لوگ یہ کام کریں گے وہ لوگ ہمارے لیے بہت ہیں. جب 2.5 لاکھ لوگ پاکستان سے ورکنگ کر کے, یا 50,000, میں تو بہت بڑی بات کر رہا ہوں, 4,000 لیفٹ 4,000 رائٹ پہ انسان کی لائف میں جو شروع ہو جاتی ہے. اور پاکستان کی اگر آپ آبادی کو کنسیڈر کریں جس حساب سے بڑھ رہی ہے, تو ابھی کسی شخص کی ضرورت ہے, کسی کی نہیں ہے. کوئی آج سائن اپ ہوگا, کوئی کل ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آج ہی سارے لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے, سیچوریشن آ جائے گی, بالکل ختم ہو جائے گا. بائنری کے سسٹم کو آپ دوبارہ سے کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا,
बाइनरी प्रूफ सिस्टम है, बाइनरी में सैचुरेशन आ नहीं सकती। पहले कंपनी जो काम कर रही थी 6 फ्लैग्स पे काम करती थी, आपके पायरामिड प्लान पे काम करती थी, उसमें सैचुरेशन इसलिए आ जाती थी कि उसकी लेग इस तरह की थी, प्लान इस तरह का था कि वहाँ पे सैचुरेशन आ सकती कि बाइनरी प्लान पे सैचुरेशन अक्कर नहीं हो सकती, क्योंकि जिस हिसाब से बाइनरी कैलकुलेट होता है उस हिसाब से आबादी का रेट भी बढ़ रहा होता है। तो मेरा एक और सवाल है, आपने प्रोडक्ट का बताया, गोल्ड की प्रोडक्ट मैं तो पहन नहीं सकता हूँ, गोल्ड वैसे भी मर्द के लिए हराम है, तो फिर मैं गोल्ड की प्रोडक्ट क्यों यूज करता हूँ? मैंने कहा था पहले नहीं, वैसे कोई है बोलता है म्यूचुअल जो होंगी पहनने होंगी वाइफ होंगी तो देखो वाइफ भी है, वाइफ भी है तो भाई जो भी घर में उनको दे दो। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम ड्रेस पहन के आओ करके यहाँ पे बुंदे बुंदे पहनना है, मैंने कहा लॉजिकल आंसर ये है कि यार गोल्ड जो है वो हार्ड कैश है। अगर मेरे पास घर में गोल्ड रखा हुआ है, मैंने तो आज तक नहीं बोला कि मैं तो गोल्ड नहीं पहनता मेरे घर में। गोल्ड के ऊपर इस सवाल के लिए आप प्रॉपर लॉजिकल जवाब दें कि अल्लाह ताला ने ज़कात का जो निसाब है वो गोल्ड के ऊपर रखा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट ता हयात ज़िंदगी तक रहेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़कात की कैलकुलेशन इसके ऊपर रखी है। तो जो लोग भी गोल्ड घर में रखते हैं, कितने लोग हैं जो पूरा पूरा गोल्ड पहन के बाहर निकलते हैं। गोल्ड बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि जो कि रुपी कन्वर्जन है, आपने उस शटल में उसको रखा हुआ है, कभी भी आप उसको मार्केट में जब सेल करते हैं तो वो करंट वैल्यू पे आपको इन कैश हो जाता है और आपको पैसे मिल जाते हैं उसके। तो यार अगर आपको गोल्ड मिल रहा है तो आप ये फिक्र नहीं करेंगे मैं तो पहन नहीं सकता, भाई आप नहीं पहन सकते, घर वालों को पहना, नहीं पहन सकते तो बैंक में लॉकर क्यों दिए जाते हैं, वहाँ रखो ना ले जाकर, ठीक है। सर नेक्स्ट है कमीशन तो हराम होता है, तो फिर EMI भी हराम होता है। अच्छा किसने कहा होता है कि कमीशन आराम होते हैं? मैंने सुना था, अच्छा किसने सुना था? दोस्त ने बताया कमीशन हराम। दोस्त आपका मुफ्ती है ऑनलाइन कराम तो उसने आपको बोल दिया, अब उसने आपको कल को अगर अल्लाह न करे आपकी अम्मा नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कमीशन हराम होता है नहीं होता? तो मैंने आपसे पूछा बोल दिया तो उससे मुझे कमीशन। अच्छा एक बात बताओ, कमीशन किस सेंस में हराम होता है? कमीशन कोई भाई मुझे यहाँ से बता दे, कमीशन किस सेंस में हराम होता है? चले मैं मानता हूँ इन्होंने जो कहा सही कहा है, किस सेंस में हराम है? भाई वो इंटरेस्ट होता है, वो कमीशन नहीं होता, वो सूद होता है। जब कोई मेहनत ना हो और कमीशन मिल रहा हो तो मेहनत करो ना, घर पे क्यों बैठे नहीं, इनका सवाल ये है कि कमीशन हराम होता है। ये वर्ड कमीशन तो कह रहे हैं कि आपने कोई सर्विसेज दी, उसके अगेंस्ट में आपको सैलरी नहीं मिली, कमीशन मिला तो वो हराम है। जी आप क्या कह रहे हैं? ये तो DMI का आ गया ना, ये तो कह रहे हैं कमीशन ही हराम की बात कर रहा हूँ, ये कमीशन हराम है। जी क्या कह रहे हैं आप? कुछ है फॉरेक्स ट्रेडिंग में जैसे होता है कमीशन मिल रहा होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो सेल परचेज हो रही होती है, उसके अगेंस्ट में डिफरेंस मिल रहा होता है, कमीशन भी मिलता है। ब्रोकर जो कमा रहे थे, ब्रोकर तो वहाँ पे बिजनेस करके दे रहे होते हैं ना, अब जिस हिसाब से बिजनेस डेवलप हो रहा होता है उससे कमीशन मिल रहा होता है, कम मेहनत या ज़्यादा। देखें इन्होंने एक बात ऐसी कर दी कि ये भी हमारे एक सवाल में आ जाता है, मेहनत कम मेहनत, इस पर भी एक बात कर लेते हैं मिसाल के साथ। एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, 4 लोग आए, 5 लोग, 10 लोग आए, उन्होंने उस पत्थर को उठाया और भाई उसको उठा के वहाँ तक रखना था, सबके पसीने निकल गए, बुरा हाल हो गया। वहाँ जाके उस पत्थर को रखा, पसीनों से बुरा हाल, सबने जब भर भर के पानी पिया, मेहनत हुई ना सर, हलाल है। अब एक बंदा आया बिल्कुल पतला दुबला मेरी तरह, तो आया क्रेन में बैठा, उसने 2-3 लीवर यूँ खींचा, यूँ उठाया, पत्थर को वहाँ लगा दिया, कोई मेहनत नहीं होगी, हराम कमाया ना इसने। क्यों हराम नहीं है भाई? मेहनत का हो इसमें, पसीने नहीं आया उसमें, तो जग भर के पानी भी नहीं पिया। दिमाग स्मार्ट वर्क, दुनिया आज स्मार्ट वर्क पे चल रही है, हार्ड वर्क के कॉन्सेप्ट खत्म होते जा रहे हैं। हम लोग आज तक ये समझते हैं कि शायद मैं बहुत मेहनत करूँ, मैं सोना छोड़ दूँ, मैं फैमिली को टाइम देना छोड़ दूँ, मैं पागल हो जाऊँ, मेरे बाल उड़ जाए, आंखें लाल रहने लगे, तो मुझे अगर लाख रुपए मिले तो ठीक है भाई मैंने मेहनत की। भाई स्मार्ट वर्क से दुनिया आज आगे बढ़ रही। बिल गेट्स ने कितनी मेहनत कर ली, बिल गेट्स ने कितने खड्डे खोद दिए, दतारी भाई ने कितने खड्डे खोद दिए, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्रियल 10%। वो बात है फिर हलाल नाम का एक और फैक्टर आ जाएगा। भारत
स्मार्ट वर्किंग की बात हो रही है। अगर ब्रोकर एक काम कर रहा है, ही इज डूइंग स्मार्ट वर्क, वो अपने कमीशन को जिस तरह से ग्रो कर रहा है वो बिजनेस के साथ ग्रो कर रहा है, उसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कि इससे ज़्यादा कमीशन का जो भी है। तो बहरहाल कमीशन अर्निंग एज पर कंडीशन होती है। आपको शुरू में हमारे यहाँ बैंक में बहुत सारे लोग फिक्स सैलरी पे भी होते हैं, विद कमीशन होते हैं, उनको कमीशन पहले से बता दिया जाता है कि जी आप इतनी वर्किंग करेंगे, इसके अगेंस्ट में आपको ये कमीशन मिलेगा। कमीशन वेरी करता है ज़्यादा और कम पे। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे जो कमीशन पे वर्किंग करते हैं, उन्हें पता होता है मैं इतनी सेल्स जनरेट करूँगा तो मेरा इतना कमीशन, इतनी नहीं करता तो इतना कम कमीशन या शायद कमीशन बिल्कुल भी नहीं। तो कमीशन पहले से प्री डिफाइंड होता है, हराम इनकम नहीं है, प्री डिफाइंड इनकम है। मैं कमीशन बेस अपनी जॉब नहीं करता, फिक्स सैलरी पे करता हूँ। जी साकी भाई ऐसा ही है, आप इसमें कुछ वजाहत करना चाहेंगे? देखिए कमीशन कभी भी कोई भी चीज़ हराम नहीं गई, क्यों नहीं रही? रियल एस्टेट वाले क्या कर रहे होते हैं? कमीशन बेसिकली क्या होती है और इनकम क्या होती है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। हम तो सैलरी वगैरह लेते हैं, महीने के आखिर में हमें मालूम होता है हम काम करेंगे, ऑफिस में जाके मिल जाएगी। कमीशन हमें मिलता है सर्विसेज की बेस पे। सर्विसेज करना एक बड़ी बात है। लेट्स सपोज आप जो टीचिंग करते हैं, टीचिंग के ऊपर इनकम होती है, उसको इनकम क्यों कहते हैं? लेट्स सपोज अगर आपकी वहाँ पे इनकम हो गई, किसी शख्स ने रेफर किया था, लेट्स सपोज मैंने, सर आपका नाम क्या था? खालिद भाई को मैंने रेफर किया, खालिद भाई फला जगह जाके टीचिंग करने। लेकिन एक काम कीजिएगा, पहले महीने की आपको जो इनकम मिलेगी उसका 10% 20% मुझे दे दें। ये क्या हराम हो गया मेरे? नहीं, मैंने वही नेटवर्क मार्केटिंग की। बिल्कुल इसी तरह डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, कंपाउंडर क्या कर रहा होता है? दवाइयाँ होती हैं, लेकिन उसको भी एक चीज़ कहती जाती है, अगर 10 पेशेंट आए 100 रुपए के हिसाब से, अगर 20 आए तो 100 रुपए के हिसाब से, 50 आ गए तो मैं 150 के हिसाब से दे दूंगा, 5 आएंगे तो 50 रुपए के हिसाब से दूंगा। मैं जहाँ फायदा दे रहा हूँ नुकसान भी दे रहा हूँ, वो भी तो कमीशन की बेस पे काम कर रहा होता है। सर्विसेज की बेस पर वो कमीशन ही मिलता है। क्लियर हो गई सर? तो नेक्स्ट सवाल ये है कि अपलाइन का जो कमीशन होता है, मिस्टर यू आए, ए एंड बी ने काम करना शुरू कर दिया, मिस्टर यू घर जाके बैठ गए, अब उसका जो कमीशन है वो तो हराम हो गया, उसमें बगैर मेहनत क्या आ रहा है? ये कितने लोग का सवाल है? सब लोगों का बाकी कह रहे हैं आने दो, कोई मतलब नहीं। सवाल है साकिब भाई का कि ये हमारी पोजीशन है मिस्टर यू, और यहाँ पे ये बच्चा काम कर रहा है, इसने अपना जीएमएस किया, इसके और वहाँ की मैचिंग से मुझे तो कुछ ना कुछ मिल रहा है, भाई मैं तो खराब कर रहा हूँ, 1 बाय 1 मैंने किया। देखिए इसमें पहली लॉजिकल बात करना मैं आपसे, लॉजिकल चीज़ ये है कि कंपनी ने आपको एक प्लान दिया, उस प्लान के मुताबिक कंपनी ने ये कहा कि भाई 3x3 जब होंगे आपके, हर 3x3 की मैचिंग में मैं आपको $30 पे करूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुहावजा होता है जो शुरू में नए होते हैं, उनको ये लग रहा होता है कि शायद ऐसे 3x3 होना शुरू हो जाएगा। वो उस बात को ऐसा समझ रहे होते हैं कि कल को मेरे नीचे लाइनें लग रही होंगी, कमीशन आ रहा होगा और वो तो हराम। भाई जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं तो ज़रा मुझे बिल्कुल सोच समझ के जवाब देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बस जवाब देना और सोच समझ के जवाब दो। ये जो नीचे तक एंट्री आ रही होती है, क्या इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, आपको पता नहीं होता, या आपको नॉलेज ही नहीं होती कि भाई एंट्री लग रही है और काम आगे बढ़ रहा है? कितने लोग हैं ऐसे जो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं होता? सबको पता होता है, पता होता है। कैसे पता होता है कि आप एक टीम वर्क में काम कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि भले ये शख्स आपसे ही मनी ले रहा है या ये ले रहा है या ये ले रहा है, फिर जाके आपकी एक एंट्री लग रही है। बेसिकली देखें, इस बिजनेस के लिए मैं एक बड़ी आसान सी बात बोलता हूँ कि आपको ये बिजनेस किस नौयत का लगता है, मुझे क्या लगता है, सिर्फ वक्त के साथ सोच बदलेगी। शुरू में मुझे ये काम लगता था बंदे ही करने का था, उसके बाद मुझे ये काम लगा कि नोट कमाने का काम है, भाई नोट कमाए जा सकते। आहिस्ता आहिस्ता लगा कि नहीं यार फेम भी कमा सकते। आज पता नहीं मेरे साथ कितने लोगों की सोच मैच करती है नहीं। मेरी सोच ये, कोई बोलता है आपके लिए आप इस काम को क्या लेते हो, तो भाई मैं कहता हूँ ये बिजनेस से लीडरशिप का बच्चे,
पता नहीं कितने लोग एग्री करें कितने लोग नहीं करें। आप एक लीडरशिप करने यहाँ पे जा रहे हो, अगर आपने अपने इन सब लोगों को जो कि हज़ारों में या 100 में इनको सर्विसेज दी, इनके प्रॉब्लम्स को सुना, इनके साथ रहते हुए आगे बढ़ा। अब कामरान भाई की टीम में अगर 4 मिलियन से अभाव है, वो 4 मिलियन में हर शख्स से तो नहीं मिलते, लेकिन वो जिस तरह से मिलते हैं सबसे फिर भी मिलते हैं और वो लीडरशिप कर रहे हैं। आबिद भाई की टीम में 2.5 लाख लोग जो भी कोई काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या आज बोल दिया मैं नहीं आऊँगा। फहद भाई को देख रहे हैं 5,000 की तो टीम माशाल्लाह उनकी भी आप होती जा रही है। कभी फहद भाई ने बोला नहीं यार बस मैंने तो बहुत काम कर लिया, आप सुन लो करो। आज भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या। हाँ, कुछ लोगों की खुशकिस्मती होती है कि उनकी वन साइड उनको चलते हुए मिल जाती है। वन साइड आने में क्या कमीशन मिल रहा होता नहीं मिल रहा। कुछ लोग इतने भी खुशकिस्मत होते हैं माशाल्लाह कि उनको दोनों साइडें रनिंग मिल जाती है। दोनों साइडों से उनकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए उनका कमीशन भी आ रहा होता है। इसलिए उनकी मेरे पास कभी कभी कॉल आती है सर वो 90 जमा हुए हैं सर, ऐसे करवा। अब ये एक टेक्निकल बात आती है कि ऐसा शख्स जो आ नहीं रहा और $90 उसको मिल रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? हराम है कि हलाल? बताएं। किस्मत एक बार नसीब है। किस्मत है उनकी और इस पता नहीं उसका मुतमईन हो गया तो खा रहा है। हाँ देखें, एक चीज़ अब मैं आपको बताऊँ कि यार देखें ऐसे शख्स का जब 90 आ रहा है ना, एज पर कंपनी पॉलिसी में उसका 90 नहीं रोक सकता। वो मुझे ई मनी दे दे, मैं उसको उसका कैश दे दूँगा, क्योंकि देखें कंपनी के पॉलिसीज और प्रोसीजर के हिसाब से उसकी अर्निंग आ रही है, क्योंकि उसके दोनों साइड पे काम हो रहा है और कहीं पे उसने ए और बी पे कुछ तो मेहनत करी होगी जिसके बाद ये ट्री आगे बढ़ा। या ऐसा ही नहीं कि उसने ए और बी भी नहीं किए, बैठा हुआ था खुद से ए और बी आके लग गए, काम आगे बढ़ गया। कुछ तो उसने किया, अपना भले बेसिक बीज ही बोया, उसको भले पानी नहीं दिया, आगे पानी उसकी अपलाइन में दे दिया, लेकिन उसका ट्री चलना शुरू हो जाता, उसके कमीशन आने। मैं इसमें ये समझता हूँ कि सर अल्लाह ताला उसके नज़दीक को हमको दे रहा है जो नीचे वर्किंग हो रही है, तो मेरा और आपका क्या हक बनता है कि मैं बोलूँ हराम है हलाल है? भाई उसके नसीब तो उसको मिल रहा है, इस जगह से अल्लाह ताला ने उसके लिए लिखा था और इस शक्ल में लिखा था, उसको मिल रहा है। कब तक मिलेगा हमें नहीं पता, जब तक मिलेगा हमें देना है। हाँ, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये आता है कि वो जो शख्स है उसका ज़मीर मुतमईन है। यार मैं सबसे नीचे लोगों को मैं सर्विसेज देता हूँ, ना बेचता हूँ, पता नहीं ग्राउंड की लेवल किस बच्चे की क्या परेशानी हो, क्या प्रॉब्लम हो, वो किस हालात में साइन अप हुआ तो पता ही नहीं होता। उसका सिर्फ अपने $90 से मकसद होता है कि मुझे कैश मिल जाए और मैं उसको एंजॉय करूँ। तो सर ये उसके ज़मीर का मामला आ जाता है। और वैसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं यार बाद में आपने टीम इतनी बना ली, आपको कमीशन मिल रहा है। इसकी भी एक बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि जब आपके वालिदैन आपके साथ ए और बी अपनी औलादें, उसके बाद उनको पढ़ाना, परवरिश करना, स्पॉन्सरिंग करना, जो कि हमारा CS बताता भी हमें। स्पॉन्सरिंग करते एक दिन आता है कि वो वालिदैन घर बैठ जाते हैं और उनके बच्चे बहुत अच्छी जॉब से लग जाते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, पैसा कमा रहे होते हैं और अपने वालिदैन को खिला रहे होते हैं, अच्छे से अच्छा खिला रहे होते हैं। तो वो वालिदैन के लिए तो हराम हो गया, वो तो काम ही नहीं कर रहे, उनके बच्चे काम कर रहे हैं। सर आप देखो ना, स्पॉन्सरिंग का हक अदा किया ना उन्होंने, उसके बाद जाके वो इस पोजीशन पे आए कि आज उनके बच्चे उनको लेके चल रहे हैं। आप भी अगर यहाँ पे स्पॉन्सरिंग का हक अदा कर लो और बाद में आपके बच्चे, ऐसा नहीं होता कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल छोड़ दो, कल भी आप उसके साथ लाइनअप रहते हो, मिलते हो, डिस्कस करते हो, तो आपका कमीशन आता रहता है। और सर आप अब इसमें मज़ीद अगर कोई ऐसी छोटी सी भी चीज़ है जो आप डिस्कस करना चाहें, पूछना चाहें, उसका आप क्लियर कर सकते। मैंने आपको दोनों तीनों सिचुएशन बता दी, वन साइड, दोनों साइड अर्निंग, काम कर रहा है वो शख्स, एक्टिवली कर रहा है नहीं कर रहा, हर लिहाज। और कोई भी चीज़ हो तो कोई ऐसा फ्लॉ रह गया हो कि ये हालात हो जाए तो तो लास्ट 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो ये कि यहाँ पर बेसिकली आपको ब्रेन वॉश कर दिया गया, तो आप हमेशा DMI और डॉलर नज़र आ रहे हैं आपकी आंखों के अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे अंदर कन्वेंस पावर नहीं है, कन्वेंस नहीं कर सकता मैं, इसलिए मैं DMI। सर पहला जो सवाल है रिगार्डिंग ब्रेन वॉश, जब मैं साइन अप हुआ था 4 महीने के बाद एक लड़के ने मुझे भी ये बात बोली थी कि यार फरूख भाई पता है आप ये काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका इन लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया। अगर आपका ब्रेन वॉश नहीं होता तो आज आप इनके साथ फंसे में नहीं होते। मैंने उसको आने में ये बात बोली थी, मैंने बोला यार पता नहीं क्यों एक ही कंपनी मिली है जिसने मेरा ब्रेन वॉश किया, 2-4 ऐसी और मिले जो मेरा ब्रेन वॉश करे ताकि मुझे पैसे को मिले।
अबे भाई अगर तुम कहते हो ब्रेन वॉश करने के अगेंस्ट में पैसे मिलते हैं, कुछ हासिल कर रहा हूँ मैं, कुछ अचीव कर रहा हूँ, तो भाई और लोग नहीं आए मेरा ब्रेन वॉश करें। मेरा ब्रेन वॉश करके कोई उन्होंने मुझे चर्च पे थोड़ी लगा दिया, मेरा ब्रेन वॉश करके उन्होंने मुझे रोड पे रात को आवारागर्दी पे थोड़ी लगा दिया। या एक अच्छी चीज़ के लिए ब्रेन वॉश होना क्या बुरा है? इसका मतलब है आपके माँ बाप भी बचपन में आपका ब्रेन वॉश करते हैं, बेटा 1 क्लास में एडमिशन लो चलो, तो ब्रेन वॉश कर रहे हैं आपका? नहीं, मैं तो नहीं ले रहा एडमिशन, नहीं आप लोग मेरा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। यार ब्रेन वॉश होता है, मान लिया, ये तो देखो मफाद है या नुकसान है, फ़ायदा हो रहा है बाद में आगे चल के, और फ़ायदा तो GMI का किसी भी शख्स को 6 महीने के बाद समझ में आता है। मैं नहीं समझता पहले दूसरे दिन। यहाँ पे एक लड़का भी बैठा हुआ है जिससे मेरी परसों मुलाकात हुई, कहाँ गए वो, जो 2 फ्रेंड्स आते हैं अभी देख नहीं रहे, उनके भी जो आप थे ना, और आपके एक फ्रेंड भी थे बिल्कुल, आज वो नहीं है, नहीं है नीचे कोई और फ्रेंड थे, तो बहरहाल उनकी जो फेस एक्सप्रेशन थे उससे मुझे ये पता चल रहा था कि आज ये इतना नेगेटिव एटीट्यूड इसलिए दिखा रहे हैं कि अभी इन्होंने बिजनेस की पावर को नहीं समझा। ये सिर्फ इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि मैं ज़रा लोगों को देखूं कितने झूठे लोग हैं, कितने सच्चे लोग हैं, कौन किस तरह कर रहा है क्या। जब किसी बच्चे को 6 महीने बाद रियलाइज हो जाएगा कि यार वो तो वही ये काम कर दूसरों के साथ कर रहा होगा, उनको तस्दीक करवा रहा होगा, लेकिन कब तक? जब तक उसकी अपनी तस्दीक नहीं होगी, जब तक वो अच्छा फेस आपको कभी दिखाएगा ही नहीं। बहुत से लोग हमारे यहाँ बुरा मान जाते हैं, यार वो तो मुझे नेगेटिव एटीट्यूड दिखा रहा था, फेस आंखें उसने यहाँ चढ़ाई। बेटा तुम भी तो खुद से, तुम जब शुरू में आए थे तुम्हारे भी यही एटीट्यूड थे, मेरा अपना एटीट्यूड ऐसा था। मैंने अपने दोस्त से बहुत बदतमीजी थी, अभी यहाँ पे हमारे वकाल में मौजूद नहीं है, प्रेजेंटर है माशाल्लाह, मैंने तो उनके यहाँ पे जेब पे हाथ रख के बोला था, मैंने बोला कि बातें तो आप बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कर रहे, बताओ आपकी जेब में कितने पैसे आए इस सिस्टम से। यानी ये मेरा स्टाइल था, ये मेरा एटीट्यूड था। उसके बावजूद उन्होंने मेरे साथ बुरा सलूक तो नहीं किया। फिर हम लोग बदल के लोग सोचते हैं कि मैं इसकी वजह, मैं इसको यूँ कर दूँ, मैं इसको बातें सुना दूँ, मैं इसकी इंसल्ट कर दूँ। नहीं यार, आपका काम है उसको प्रॉपरली एजुकेट करना, करना ना करना उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। इसी से इनका दूसरा सवाल भी लिंक होता है, ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि इन्होंने कहा कि यार मेरे अंदर जो है कन्विंसिंग पावर नहीं है। और यहाँ पे माशाल्लाह मेरे कज़न बैठे, मेरी पप्पो के बेटे भी बैठे हैं, असद भाई, इनकी वालदा ने, मेरी पप्पो ने भी मुझे ये बात बोली थी कि तुम बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकते हो मेरे बच्चों को कन्विंस करना नहीं है। अच्छा भाई चलिए सबसे पहले हाथ उठा के हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कितने लोग ये समझते हैं कि वो अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं और कितने लोग नहीं कर सकते। जो कन्विंस करने की माशाल्लाह पावर रखते हैं वो हाथ उठा के मुझे बता दें, बाकियों को मैं आज सिखाऊंगा कन्विंस करते कैसे हैं। कितने लोग कन्विंस कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 लोग कन्विंस कर सकते हैं, बाकी लोगों को तो कन्विंस करना आता ही नहीं है। सर मुझे अब क्योंकि मेजॉरिटी ऐसे हैं जिनको कन्विंस करना नहीं आता, तो मुझे 10 मिनट सिर्फ कन्विंस की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको कि कन्विंस कैसे करते हैं, आज मैं आपको बताता हूँ। आपको कितना इंट्रोड्यूस किया था दादा ने? कितना कन्विंस किया था उन्होंने? कोई कन्विंस ही नहीं किया था भाई, काम क्यों करते हैं? सर आप क्या नाम है आपका? माशाल्लाह शकील है। अच्छे बताएं शकील भाई, आपको तो माशाल्लाह यासर इंट्रोड्यूसर है, आईवीन भाई, जमील भाई ने आपको कितना कन्विंस किया? कन्विंस ही नहीं किया भाई, काम कर रहे हैं आप, दिल पे कर रहा हूँ, मेरे दिल ने कहा है कि काम करना है, मुतमईन हुए थे आप? अच्छा सर, आप तौकीर भाई माशाल्लाह बैंकिंग से भी ताल्लुक है और बहुत, आपको किसने कन्विंस किया? अच्छा इन्होंने देखा ये पाँव भी पड़ जाते हैं, खुदा के आगे इधर ये बोले तो मैं पका रहा है। अच्छा पका रहा है, मुझे मेरा टाइम वेस्ट कर रहा, मुझे बुला रहा है, मुझे मेरे टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन क्योंकि मैं पिछले एक्सपीरियंस जब जो मेरा इंट्रोड्यूसर था उसने मुझे बात बोली, उन्होंने नहीं यार ये बात नहीं है, लेकिन इनकी जो दूसरी बात यही करना है इस पोजिशन में मैंने इसको अपना को रिलैक्स करने के हमारे काम करना मुझे ज़रूरत है, मैंने नीड जनरेट करना शुरू कर दिया। सर एक स्टोरी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इस स्टोरी के बाद इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को इस बात का आंसर मिल जाएगा कि कन्विंस कैसे करते हैं दुनिया में।
اچھا دیکھیے کنوینس کے لیے ایک اسٹوری جو کہ آپ کو انشاءاللہ اتنا یاد رہے گی. یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کنوینس کے حوالے سے. آپ کو پتہ چل جائے گا کنوینس کیسے کرتے ہیں. ایک بیماری جو کہ دنیا میں بہت زیادہ لوگ ڈرتے ہیں اس بیماری سے, اور اللہ نہ کرے کہ وہ کسی کو بیماری, ایڈس کی بیماری. اگر ہم اس کی کیلکولیشن کریں تو ساری دنیا میں ہارڈلی 1% لوگوں کو یہ بیماری نہیں ہے. 0.1% لوگوں کو یہ بیماری ہے. لیکن اس بیماری کے لیے آج بھی ساری دنیا سے بڑے بڑے ریسرچ سینٹر میں اس کو ایسا ڈیولپ کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے کہ اس کا علاج آ جائے, پیدا ہو جائے. اسی طرح سے ایک جگہ پہ ایسا ہی ایک سینٹر تھا, وہاں پہ ایک ٹیم کام کر رہی تھی جو اس کے ڈسکور کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کا علاج ہمیں مل جائے. آہستہ آہستہ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ریسرچ سینٹر کو بند کرنا پڑا. پھر ایک صاحب جن کے پاس ماشاءاللہ بہت پیسہ تھا, انہوں نے جا کے اس لیب میں یہ بات پروو کری کہ میرے پاس فنڈس ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ چیز جو ڈیزیز کے لیے آپ لڑ رہے ہیں آپ اسٹارٹ کریں. میں آپ کو پروو کرتا ہوں کہ میں آپ کو ان دی اینڈ ہر طرح کی ساری سپورٹ کروں گا, لیکن آپ کائنڈلی اس ڈیزیز کے لیے کوئی نہ کوئی وہ نکالیں, اس کا جو سلوشن ہو جائے اس کا حل نکالیں. انہوں نے الاؤ کیا. وہاں پہ جو سائنٹسٹ ہے وہ دوبارہ سے ریسرچ پہ لگ گئے. کل ریسرچ کے لگتے بہت ایکسپینس ہوا, سب کچھ ہوا. 2 سال کے بعد رات کو ان کا جو لیب انچارج تھا وہ کال کرتے ہیں اور اس صاحب کو بولتے ہیں کہ سر ہم نے اس ڈیزیز کا جو لا ہے وہ لے لیا, ہمارے پاس اس کا سلوشن مل گیا ہے. اب ہمارے پاس اس کا وہ علاج ہے کہ ہم لوگ وہ بھائی بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے. وہ صاحب فوراً رات کو پہنچے, ملا جا کے لیب انچارج سے, اس سے جا کے تصدیق کیا. انہوں نے فارمولہ سے سب کچھ کر کے دکھائے کہ جی اوکے اب ہمارے پاس اس کا وہ ہے سلوشن جو ہم لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. وہ رات کو سیدھا ٹی وی چینل پہ گئے, کانفیڈینس کے ساتھ انہوں نے جا کے یہ کہا کہ میرے پاس الحمدللہ وہ ڈیزیز جو دنیا میں بہت تھوڑے سے لوگوں کو ہے, لیکن الحمدللہ میرے پاس اس کا علاج موجود ہے. ایڈس کا علاج میرے پاس موجود ہے. یہ وہ فارمولہ ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کا اب علاج کر سکتے ہیں. انہوں نے وہ انٹرویو اینڈ کیا, پھر جا کے سو گئے. شام کو جب وہ اٹھے تو ان کے گھر کے باہر ایک مجمع لگا ہوا تھا. تو نیچے آتے چوکیدار سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا, یہ کون لوگ ہیں جو باہر کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں سر یہ سب آپ سے ملنا چاہتے ہیں, صبح سے آ کے رش لگائے ہیں. انہوں نے دروازہ کھولا, پہلے آدمی سے ملے. بولے جی, کہنے لگے سر وہ جو فارمولہ آپ نے اناؤنس کیا تھا ٹی وی چینل پہ, نہ ان صاحب نے اپنا ایڈریس بتایا تھا نہ فون نمبر بتایا تھا, بس وہ چیز بتائی تھی جو کہ لوگوں کے مطلب کی چیز تھی. اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیزیز جو کہ 0.1% دنیا میں, تو ان کے گھر کے باہر ایک مجمع لگا ہوا تھا. پہلا شخص ان سے بولتا ہے سر وہ فارمولہ مجھے دے دیں, میں آپ کو اس کے اگینسٹ میں $5 لاکھ دوں. پیچھے والا بچہ بولتا ہے پاگل ہے سالہ, $5 لاکھ میں آپ کو دوں گا سر, $50 لاکھ آپ مجھے وہ فارمولہ دے دیں. پیچھے سے ایک اور آواز آئی, سر $50 لاکھ یہ مذاق کر رہا ہے آپ سے, میں آپ کو $5 بلین کا چیک دیتا ہوں, وہ فارمولہ آپ مجھے دیں. ایک اور صاحب کہنے لگے نہیں سر مجھ سے $10 بلین کا چیک لیں اور زندگی بھر کی رائلٹی دوں گا, لیکن وہ فارمولہ آپ مجھے دے دیں. سر کتنے لوگوں کو کنوینس کیا تھا انہوں نے؟ کسی کو کنوینس کیا تھا. انہوں نے جب کنوے کیا تھا وہ چیز جو ان کے پاس تھی, نالج کے ساتھ جا کے, کانفیڈینس کے ساتھ جا کے ٹی وی پہ بتا دیا کہ میرے پاس اس چیز کا کیو ہے اور آپ چاہیں مجھ سے وہ چیز لے سکتے ہیں. تو ایک لمبا مجمع کھڑا ہو گیا. اور سر جس بیماری کا ہم لوگ علاج کرنے جا رہے ہیں, کون سی بیماری ہے؟ فائنینشیل کرائسس. 99% لوگ آج اس بیماری سے گزر رہے ہیں. تو سر شرم تو ہمیں آنی چاہیے کہ ہم لوگ اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے جس شخص کے پاس جاتے ہیں ہم اس کے پاؤں بھی پڑ جاتے ہیں کہ یار خدا کے لیے میرے ساتھ یہ کام کرنا, تمہاری مہربانی ہوگی میرے ساتھ یہ کام کرنا. یار آپ لوگوں کو اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سب کچھ آٹومیٹیکلی جو لوگ آج تک اس بزنس میں کنوینس کر رہے ہیں وہ خدا کے لیے کنوینس کرنا ختم کر رہے ہیں. جب کنوے دا بزنس ود کنوکشن. کنوکشن کیا, اس کے اندر نالج آ جاتی ہے. جو سوال اس نے پوچھا آپ نے پراپر آنسر دیا, اس کے بعد اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. کرنا چاہو بہت کرنا, نہیں کرنا چاہتے اٹس اوکے. میں ہمیشہ سب سے کہتا ہوں میں اس بزنس میں گن پوائنٹ یا ایموشنل بلیک میلنگ سے نہیں آیا تھا, کسی نے مجھ سے زبردستی نہیں کروایا. مجھے پراپر آنسر ملے, اس کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اور یقیناً اس کام سے میں آگے بڑھ سکتا ہوں اگر میرا دوست مجھے سپورٹ کرے. اور الحمدللہ اس کے بعد وہ معاملہ اسٹارٹ ہو گیا. یہ یہاں پہ ہم اپنا سوال جواب سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. صرف اس لیے کہ ایسا نہیں سوال ختم ہو گئے, ٹائم شارٹ ہے.
नेक्स्ट प्रेजेंटेशन का भी सेशन होना है यहाँ पे, उसके भी अरेंजमेंट करने हैं। तो मैं अपनी क्लोजिंग में आप कर तो मैं जो बताया जाता है 1 by 1 में DMS आता है, कितने दोस्तों का है? 30 डॉलर कैश किए थे तो 2 DMS सेलिब्रेशन थी, मैंने सोचा आपके हाथ से तो पहली जो है मैं स्वागत तालियां बनेगी भी GMS आया है और ये किसी का लिस्ट होगा। चेक कर लेंगे जिनको कोई शबात और अपनी नोट है भाई और 2500 हैं, कुछ लोग कैसे करके मिलते हैं पासपोर्ट। ठीक है जी, यहाँ से हम अपने सेशन को आगे लेके बस एंड की तरफ चलेंगे। और मैंने इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो मुझे जिस शख्स से सपोर्ट मिली बहुत ज़्यादा, हम लोग एक ही जगह बैठ के अपने आइडियाज़ डिस्कस करते थे और वहाँ से माशाल्लाह हम लोग 2 या 3 लोग बैठते थे और फिर वो 40-45 लोगों की जगह हो गई और उसके बाद हमें उस जगह से उठ के एक ऑफिस में ट्रांसफर होना पड़ा क्योंकि वहाँ के लोग परेशान हो गए थे भाई इतने सारे लोग बैठ के क्या करते हैं। वो बहुत अच्छे से इस काम को लेके पहले कराची में उन्होंने परफॉर्म किया और फिर आउट ऑफ कराची निकले तो माशाल्लाह बहुत सारी 7 से 8 सिटी स्पेशली जहाँ से उनका ताल्लुक है सवाल सिटी, वहाँ जाके उन्होंने अपने काम को एक्सपेंड किया। और इस बार मुझे एक इवेंट जो हमारा लास्ट सैटरडे हुआ था वो अटेंड करने कराची आए और फिर वो दोबारा से अपने काम के लिए आउट ऑफ कराची निकल जाएंगे और 1 महीना उनको बड़ा इंसिस्ट करके रोका गया है कि भाई खुदा के लिए 1 महीने हमें भी टाइम दे दें। तो वो हमारे साथ इस काम को लेके आगे चल रहे हैं। आप उनकी पर्सनैलिटी में इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार पता नहीं बहुत ज़्यादा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ तो ये काम कर सकता हूँ, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। तो आप देखिए यार, सिर्फ पहली और आखिरी शर्त मेहनती होने की और बिल्कुल नेक नियति के साथ करने की, अगर ये शर्त अपनाए हो जाए ना तो हर शख्स ये काम कर सकता है। मैं चाहूँगा आपकी भरपूर तालियों में मिस्टर सैफ अली।